किसी को साइंस हार्ड लगती है और किसी को साइंस इजी लगती है, बट ज्यादातर केस में क्या होता है कि साइंस सबको हार्ड लगती है। कोई कहता है मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, कोई कहता है सर मेरे को ये चैप्टर नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ टू रीजन। या तो आपने खुद ने सही तरीके से मेहनत नहीं की, या फिर आपको पढ़ाने वाले ने सही तरीके से मेहनत नहीं की। बट जो बच्चा इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है ना, तो मैं उसको गारंटी दे रहा हूं कि आज से उसको जो साइंस है ना इजी लगेगी। वो क्यों? बिकॉज ऑफ टू रीजन। इजी कॉन्सेप्ट एंड एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है ना। तो जिस बच्चे को साइंस के अंदर 95 स्कोर अचीव करना है ना, 10th क्लास और 9th क्लास दो क्लासों को लेकर चल रहा हूं फिलहाल में, अभी 8th क्लास का सोच रहे हैं, ठीक है। तो जिसको 9th और 10th में अगर 95 से ऊपर चाहते हैं जो बच्चे, वो यहाँ पे नॉर्मली आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो मेरे को नहीं जानते, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शुभम शर्मा, ठीक है ना, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको 9th एंड 10th से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड हर एक चैप्टर प्लेलिस्ट वाइज समझाया जाता है इन शॉर्ट के अंदर। बाकी इंग्लिश ग्रामर भी यहां पे आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर है, ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। टोटल इसमें हमारे पास 5 पॉइंट है, आगे इनके सब टॉपिक्स हमारे पास निकल कर आएंगे। तो देखिए, पहला हम पढ़ेंगे सर इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल थ्योरी, सेल का डिवीजन, जो हमारा लास्ट है सेल स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट साइज, शेप्स एंड नंबर। तो अब इस चैप्टर का हमारे इस चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेक्चर इस चैप्टर के होने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप मेरे को शुभम भैया कह सकते हैं, क्योंकि एक टीचर होता है, एक भैया होता है। टीचर सिर्फ बच्चों को रटाता है, लेकिन एक जो भैया होता है ना, वो बच्चों को सिखाता है। तो हम आपको सिखाएंगे, इजी कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक इसको आप डेप्थ तक नहीं जाओगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। सो फर्स्ट लेट वी डिस्कस अबाउट, वी हैव फर्स्ट टॉपिक, और वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, कि सर सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को हम क्यों कहते हैं। तो जैसा कि हमारे पास चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सर किसे कहेंगे? जीवन की एक आधारभूत इकाई, जिसके ऊपर जीवन टिका हुआ है, एक लाइफ टिकी हुई है, वो हम सर किसको कहेंगे? तो वो हम सर कहते हैं एक सेल को, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक नाम आता है सेल। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ये तो सर मैंने आपको बता दिया। बट अब इसे क्यों कहते हैं? देखिए, हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है फिलहाल चैप्टर का, कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। कोई रीजन तो होगा ना सर इसका। देखिए, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि जो बच्चा हमसे जुड़ रहा है ना, वो एक बार अगर हमारी वीडियो को एक बार सीन कर लेगा, देख लेगा ना, तो वो इस चैप्टर को भूलेगा नहीं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम इतने आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। सर सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, बिकॉज सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल जो होता है ना सर, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इसीलिए इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन की इकाई कहते हैं इसको हम, हमारे जीवन की इकाई, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे कि हमारे पास सर, जैसे हम इसका आगे पढ़ेंगे, देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए, वो आपको मैं समझाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए पहले आप इसको डिस्कस करेंगे। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ की। अब देखिए, हमारे पास सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की क्लास के अंदर हर बार एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर सेल को ही हम फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, बट सर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, अभी भी हमको ये बताइए कि सर इसी सेल को ही हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। देखिए, हमारे पास मान लो यहाँ पे एक बॉडी है,
ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी का जो एंटायर जो फंक्शन होता है ना, एंटायर फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, वो बेस्ड होता है किसके ऊपर? बेस्ड होता है सेल के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड होता है? सेल के ऊपर बेस्ड होता है एंटायर फंक्शन किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का एंटायर फंक्शन बेस्ड होता है सेल के ऊपर, इसलिए उस सेल को हम क्या कहते हैं सर? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको हम कहते हैं, या फिर सर हम उसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। देखिए इसका इसका और इसका आंसर हमारा इसी लाइन के अंदर आ गया। वो कैसे? देखिए हमारे पास जैसे हर बार एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को हम कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, इसके अंदर जितने भी जो काम जो चल रहा है, जो सारा का सारा फंक्शन है ना, वो एक चीज के ऊपर बेस्ड करता है, निर्भर करता है। किसके ऊपर? सेल के ऊपर। इसलिए उस सेल को हम क्या कहते हैं? उस सेल को हम कहते हैं बच्चों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सर सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब दूसरी बात सर ये निकल कर आती है कि हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कि सेल को सर बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सर सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? कि सर हमारे पास एक सेल है, दूसरा मार्कर चेंज करता हूं, एक मिनट रुकिए बच्चों। सेल को सर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं? हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सर सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं। देखिए बिल्डिंग क्या होती है सर? एक इमारत होती है, ठीक है। इमारत के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सर? सर एक ब्रिक्स आती है, ब्रिक से सर वॉल्स बनी, वॉल से सर एक रूम बना, और रूम से सर एक होम बना या हाउस, हाउस लिख दो यहां पे, ठीक है। अब ये हाउस जो है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है सर? हमारे पास ब्रिक्स है, कि सर ब्रिक्स से एक घर बनकर तैयार हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है ना। यानी कि इससे हम क्या समझे कि सर एक जो सेल हमारे पास होता है ना, वो एक ब्लॉक की तरह होता है, जैसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, जैसे ब्लॉक्स जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से सेल क्या करता है बच्चों? सेल करता है रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट यानी कि अपने जैसे हमशक्ल, जैसे भाई चिंटू का पिंटू, पिंटू का सिंटू, सिंटू का, मतलब ऐसे डुप्लीकेट अपने जैसे बनाता रहता है सेल। जो सेल है अपने जैसे डुप्लीकेट बनाता रहता है, सेल रेप्लिकेट करता रहता है, कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करता रहता है। इसीलिए हमारे पास यहां पर आता है कि सेल जुड़कर क्या बनाते हैं। जैसे सेल हमने आपको बताया कि सर सेल रेप्लिकेट करता रहता है, तो सेल जो है ना वो रेप्लिकेट लगातार करेगा, तो सेल बहुत सारे वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो सेल जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चा लोग? सेल बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। सेल को कोशिका कहते हैं और टिश्यू को उत्तक कहते हैं हिंदी के अंदर। अब टिश्यू जुड़कर क्या बनाएंगे? टिश्यू जुड़कर बनाएंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स यानी अंग, जैसे किडनी, ऑर्गन क्या होते हैं सर? किडनी हो गया हमारे पास। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे सर? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम यानी कि आप बोल सकते सर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मलोद सर्जन होता है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये सारा वहां पे आ गया हमारा। तो सर सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं, जैसे तुम, ये हम क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू को, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन को, ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम को, और सिस्टम ने मिलकर बनाया, यानी कि ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बनाया मेरे को और आपको, ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। अब सर हम ये बात कह रहे हैं सर ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। तो छोटी इकाई के नाम पर बच्चे कहेंगे सर आपने केमिस्ट्री के अंदर बताया था सबसे छोटी इकाई, तो आपने किसको बताया था सर? एटम को बताया था। अब सर एटम सबसे छोटी इकाई है, तो फिर आप सेल को भी छोटी इकाई क्यों कह रहे हो?
भाई इसमें देखिए क्वेश्चन तो बनता है कि सर आपने देखिए हर चीज साइंस के अंदर जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। केमिस्ट्री के अंदर सबसे छोटी इकाई हम किसको बना रहे थे, जैसे कोई भी इमारत है, जैसे अब हमारे पास यहाँ पर सर ईंट थी, ईंट किससे मिलकर बनी है सर, ईंट मिलकर बनी है सैंड से। अब यहाँ पे सर सैंड तो क्या हो गया हमारे पास, सेल हो गया, ठीक है, नहीं सैंड तो हमारे पास हो गया सर एटम हो गया, ब्रिक्स क्या हो गया सर सेल हो गया, ऐसे कह सकते हैं। देखिए आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूं, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो प्रकार की चीजें होती हैं, यहां पे देखिए लिविंग और नॉन लिविंग। एटम भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और सेल भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तुम्हारी होती है, लेकिन इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। क्यों, देखिए लिविंग चीजें जो जिनसे मिलकर बनी, जैसे मैं, जैसे तुम, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, है ना, ये सारे लिविंग है। तो ये किससे मिलकर बने हैं, ये मिलकर बने हैं सर सेल से। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये कपड़ा है, कोई भी, जैसे हमारे पास कोई फर्नीचर है, कोई भी लगा लो आप, नॉन लिविंग होना चाहिए। वो सारे मिलकर बने हैं सर किससे, एटम से मिलकर बने हैं। समझ में आया, दोनों स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, बट एटम यूज होता है नॉन लिविंग के लिए और सेल यूज होता है लिविंग थिंग्स के लिए। ये समझ में आया आपको। तो ये था सर सेल का इंट्रोडक्शन, इसके नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे घिसपिच हो गया, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर सेल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। अभी तो हम इसका डिस्कवरी पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। बट उससे पहले यहाँ पे जिस बच्चे को कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, उसको फिर से समझा दूंगा। बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस यही था कि सर सेल क्या होता है, सेल को सर हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। एक ही रीजन है, क्योंकि हमारे शरीर का जो भी एंटायर जो काम चल रहा है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेल के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप कहोगे सर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम समझ गए कि सर सेल के अंदर है ना, बॉडी के अंदर जो भी काम चल रहा है, फंक्शन है, वो सेल के ऊपर बेस होता है, इसके इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब सर को स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, तो वो भी इसी में देखिए, अब कोई चीज अगर सेल से मिलकर बन रही है तो वो बॉडी, वो चीज किसकी तरह बिहेव करेगी, सर एक सेल की तरह बिहेव करेगी। और उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, सेल की तरह होगी। जैसे सेल उसको बनाना चाहेगा वैसे ही वो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है बनेगी, वैसे परफॉर्म करेगी। क्योंकि हमने क्या कहा था कि सर सेल से मिलकर एक बॉडी बनी है, तो उस बॉडी का जो स्ट्रक्चरल है और जो फंक्शनल यूनिट है वो किसकी तरह काम करेगा, एक सेल की तरह काम करेगा। इसीलिए सेल इज कॉल्ड ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। So now we discuss about the discoveries related to cell, कि सर सेल की खोज किसने की। तो हमारा यहाँ पे सेल भी जो है ना दो टाइप का होने वाला है, एक डेड सेल और एक लिविंग सेल। तो जो सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी ना, वो सेल कैसा था, डेड सेल था। ध्यान रखना, सबसे पहले जिस सेल की खोज हुई थी और जिसने की थी, उसने डेड सेल की खोज की थी। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक डेड सेल की खोज की थी। अब यहां पे सिंपल सा नाम आ रहा है सेल का, लेकिन उसके जस्ट बाद में जो हमारे पास एंटोनियन जो थे 1674 में, उन्होंने सेल की खोज की। देखो दोनों ने सेल की खोज की थी, तो यहां पे डिफरेंस, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इनका नाम लिखकर आ जाते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछा है कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो बच्चे सोचते हैं कि मैं तो समझदार हूं, मेरे को तो आता है, वहां पे रॉबर्ट हुक लिखकर आ जाते हैं। बट ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी और लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोनियन ने 1674 के अंदर, यानी कि इसके बाद में। पहले डेड सेल की खोज हुई थी। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। वो कैसे की थी कि ये एक बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो पेड़ होता है उसका तना लेकर आई और उसको अपने खुद के द्वारा डिजाइन किए हुए बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा, और वहां पे इनको छोटे छोटे सेल नजर आए, ठीक है, उनकी स्लाइस नजर आई, स्लाइस एंड टुकड़े नजर आए, तो इन्होंने उसका नाम दिया सेल, ठीक है। तो इन्होंने उसके आधार पर सेल की खोज की, जो इनके द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप था, इन्होंने खुद ने बनाया था, उससे इन्होंने सेल की खोज की। बट वहां पे जो सेल थे ना, वो क्या थे, डेड सेल थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं डेड सेल और लिविंग सेल के अंदर, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। उसके बाद में यहां पर देखिए एंटोनी वैन लियोनहोक ने 1674 में खोज की थी लिविंग सेल की।
इन्होंने डेड सेल की थी, ध्यान रखना, इन्होंने लिविंग सेल की। उसके बाद में हमारे पास आता है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में खोज की थी सेल न्यूक्लियस, यानी कि द ब्रेन ऑफ एनी सेल। सेल का जो दिमाग है ना, उसकी खोज की थी। अब ये मत सोचना सर न्यूक्लियस कहां से आ गया, आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है। बट अभी यहां तक आप याद रखो कि सर जो सेल का जो ब्रेन होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और खोज किसने की इसकी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है सर पुरकिंजी। नाम भी थोड़ा अजीब सा है यार, पुरकिंजी। इन्होंने 1839 के अंदर जो एक सेल के अंदर जो उसका लिविंग पार्ट होता है ना, एक सेल के अंदर सर उसका जो सजीव जो हिस्सा होता है उसकी खोज की थी, जिसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। जो एक लिविंग पार्ट होता है सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, यहां तक आप याद रखो कि लिविंग जो पार्ट होता है उसको सर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसकी खोज 1839 के अंदर पुरकिंजी ने की थी। और उसके बाद में जो आज का हमारा अगला जो टॉपिक है सेल थ्योरी, जिसके अंदर तीन भाई आते हैं, तीनों भाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे। बट सेल थ्योरी इसकी खोज किसने की सर? इसकी खोज की थी सैकलिडन एंड सैकवेन ने 1838 एंड 1839 के अंदर। देखो दो सन दे रखे हैं और दो ही नाम दे रखे, तो आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। 1838 और 1839 में सैकलिडन एंड सैकवेन ने सेल थ्योरी की खोज की। लेकिन आपको ज्यादा याद कौन से रखने हैं? ये तीन याद रखने हैं आपको कि सर सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है उसकी खोज किसने की थी, और सेल का जो ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है उसकी खोज किसने की थी, और डेड सेल और लिविंग सेल की खोज किसने की थी, आपको याद रखना है। और जो अगला हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी, ये हर बार 9th क्लास के अंदर क्वेश्चन इसमें से उठकर आता है कि एक्सप्लेन द सेल थ्योरी, ठीक है। तो तीन भाइयों का जिक्र होगा इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक जिस बच्चे को समझ में आया है, अगर वाकई में समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकता है, ताकि अगला जो हमारा लेक्चर है वो जब भी हम अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।